Introduction to Electrodynamics by David J. Griffiths. एग्जाम्पल नंबर 2.1 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड a distance z above the midpoint between two equal charges q a distance d apart। बेसिकली इसमें हमें जो है वो ई फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को कहा गया है ड्यू टू two equal charges at a distance d apart। तो हम लेट करते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक चार्ज है Q और यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा चार्ज है that is also Q। हम Q1 Q2 इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हमें टू इक्वल चार्जेस कहा गया है, तो हम Q1 या Q2 लिखने के बजाय जस्ट Q ही लिखेंगे। और हम लेट करते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ये चार्जेस जो हैं वो एक लाइन के ऊपर जो है वो पड़े हुए हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट अ डिस्टेंस जी अबव द मिड पॉइंट। तो मैं लेट करता हूँ, ये मेरे पास जो है वो एक मिड पॉइंट है, तो हमने इस मिड पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस जी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो लेट करते हैं कि ये हमारे पास जो है वो पॉइंट जी है, तो इसको हम मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। तो बेसिकली हमें इस पॉइंट के ऊपर जो है वो इस पॉइंट के ऊपर ई फील्ड फाइंड करना है। तो मैं लेट करता हूँ कि चार्ज क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ लग रही है, उसको मैं E1 कह देता हूँ। और इस चार्ज क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो इस तरफ लग रही है। इसको हम जो है वो E2 कह देते हैं। और ये जो दो चार्जेस हैं इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास जो है वो D है। और इन दोनों चार्जेस का जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट से वो हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है D/2। सिमिलरली ये भी क्या होगा हमारे पास D/2। और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास D ही आ जाएगा। और लेट करते हैं ये x एक्सिस है और ये हमारे पास जो है वो z एक्सिस है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ये एंगल थीटा बन रहा है और यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो एंगल थीटा बन रहा है। अगर ये थीटा है तो ये भी हमारे पास जो है वो थीटा ही होगा, और अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल हमारे पास जो है वो थीटा ही होगा। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है सेकेंडरी लेवल पे, तो हमने ये यूज़ की है। और इस चार्ज का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हम लेट कर लेते हैं कि वो r है। सिमिलरली ये भी डिस्टेंस जो है वो r ही होगा, क्योंकि हमें कहा गया है कि चार्जेस इक्वल हैं और इन दोनों का डिस्टेंस भी अगर हम देखें, इस चार्ज का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल ही है, जो कि हमारे पास r है। तो हम कह सकते हैं सिंस द चार्जेस आर इक्वल and distance from point Z to Q also equal,
so we can say that so we can say that इन दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास जो है वो इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं कि E1 जो है वो इक्वल है E2 के। याद रहे कि हम इनको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये वेक्टर्स हैं, और वेक्टर्स को हम कैंसिल करने के लिए वेक्टर अलजेब्रा का यूज़ करते हैं, या वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम वेक्टर अलजेब्रा यूज़ करते हैं। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स इक्वल हैं तो इनकी मैग्नीट्यूड जो है वो भी इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं कि E1 मैग्नीट्यूड इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ E2 के। क्योंकि ये मैग्नीट्यूड्स हैं तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये इन दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो E के इक्वल है। हमने इन दोनों को E के इक्वल रख लिया। तो अब हमने देखना है कि ये हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, तो इनकी वजह से जो नेट फील्ड आ रही है वो क्या है। तो अगर आप इस फिगर से देखें तो हमें पता है कि जब भी कोई भी वेक्टर, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब भी कोई भी वेक्टर एंगल थीटा बनाता है किसी एक्सिस के साथ, तो हम उसको क्या करते हैं, उसके कंपोनेंट्स में डिसॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस ई फील्ड्स को, इन दोनों ई फील्ड्स को इनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स में जो है वो रिसॉल्व कर लेंगे। तो अगर आप देखें, लेकिन कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करने से पहले हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े से जो है वो डिस्टर्ब होंगे, तो हम उसको एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो मैं लेट करता हूँ कि ये मेरे पास जो है वो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक वेक्टर भरा हुआ है। तो हम कहते हैं कि अगर वेक्टर जो है, ये अगर वेक्टर ए है, तो हम कहते हैं ये वेक्टर ए अगर जो है इस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाए, तो इसका एक्स कंपोनेंट जो है वो ये होगा हमारे पास, इसको हम ए एक्स कह देंगे, और इसका वाई कंपोनेंट जो है वो हमारे पास ये होगा। अगर आप गौर करें तो थीटा के सामने हमारे पास जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है। तो बस आपने इसी चीज़ को ज़हन में रखना है। तो यहाँ पे अगर हम इसको कंपोनेंट्स फॉर्म में रिजॉल्व करें तो हमारे पास जो है वो, ये हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से होगा। ये हमारे पास जो है वो एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, इसको हम कहेंगे E1 ऑफ कॉज ऑफ थीटा, और इसका हमारे पास एक्स कंपोनेंट आ जाएगा ये वाला, इसको हम कहेंगे E2 ऑफ कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पे मेरे पास जो है वो स्पेस कम है, इसको हम कह देते हैं E2 ऑफ कॉज ऑफ थीटा। ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट हो गए इन दोनों फोर्सेस के, और ये हमारे पास जो है वो वाई कंपोनेंट्स हो गए। क्योंकि अगर आप इस कंपोनेंट को उठा के जस्ट इधर प्लेस करो, चलिए मैं प्लेस कर देता हूँ, याद रहे ये मैंने जो है वो एक्स कंपोनेंट लिखा है, और ये जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास एक्स कंपोनेंट है। और अगर हम इसको जस्ट इधर रिप्रेजेंट करें तो देखें थीटा के सामने जो है वो कौन सा कंपोनेंट बन रहा है, थीटा के सामने हमारे पास जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट बन रहा है इस ई फील्ड का। तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या होगा, E1 ऑफ साइन थीटा, और ये मेरे पास होगा E2 ऑफ साइन ऑफ थीटा। तो अब देखें कि ये कंपोनेंट जो है वो इसको कैंसिल करेगा,
तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ड्यू टू दिस कंपोनेंट, जो कि हमारे पास जो है वो z की तरफ जो है वो डायरेक्टेड होगा। तो नेट हमारी ई फील्ड जो है वो टुवर्ड्स z एक्सिस की तरफ आएगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो नेट ई फील्ड है वो है ई जी इक्वल टू E1 ऑफ cos थीटा प्लस E2 ऑफ cos थीटा। तो इसको हम अगर 1 कह लें तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 EG जो है वो हमारे पास आ जाएगा E cos ऑफ थीटा प्लस E cos ऑफ थीटा, और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2E cos थीटा। और हम लिख सकते हैं कि EG जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2। हम जानते हैं कि E हमारे पास जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो R यूनिट वेक्टर होता है। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, इस E की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर इंटू cos थीटा R यूनिट वेक्टर। और इस केस में हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो z है, तो हम लिखेंगे z यूनिट वेक्टर। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो अननोन है, एक हमारे पास जो है वो r है और एक हमारे पास जो है वो cos ऑफ थीटा है। तो हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो अगर हम इस ट्राइंगल को, इस फिगर को दोबारा देखें तो हम जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मिड पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस था वो हमारे पास z था, और इस चार्ज का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसको हमने r कहा हुआ है। तो आप अगर मैं इस ट्राइंगल को, ये मेरे पास जो ट्राइंगल है इसको मैं अगर इधर लेट कर लूं, ये मेरे पास जो ट्राइंगल है इसको मैं यहाँ पे अगर लेट कर लूं तो ये मेरे पास जो है वो थीटा है, यहाँ पे ये हमारे पास z है, ये r है और ये हमारे पास है d/2। तो थीटे के बिल्कुल सामने क्या आता है, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास जो है वो बेस हो जाएगी और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो अगर आप देखें फ्रॉम फिगर हमारे पास जो है वो, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो हमारे पास r स्क्वायर इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा g ऑफ स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास r स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई है, हमें r की वैल्यू चाहिए। तो r हमारे पास जो है वो, हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो r हमारे पास आ जाएगा g स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर। अब हमें cos थीटा की भी वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी अगर ट्राइंगल से आप देखो तो हमारे पास जो है वो cos थीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा, क्योंकि cos थीटा क्या होता है, cos थीटा हमारे पास होता है
बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हमारे पास बेस में क्या है, z है, और हाइपोटेन्यूज में हमारे पास जो है वो r है। r की वैल्यू को हमें पता है, तो हम जस्ट जो है वो इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो EZ आ जाएगा, EZ हमारे पास आ जाएगा 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर, देखिए आर स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर, और अगर हम इसमें इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें तो देखें इसकी पावर 1 है। ये क्यों मैं कह रहा हूँ, आप देखेंगे cos थीटा की हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है z ओवर, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी स्क्वायर प्लस d/2 स्क्वायर, इस होल की पावर हमारे पास आ जाएगी 1/2। जस्ट मैंने स्क्वायर रूट को 1/2 लिखा है। तो अगर आप इन दोनों को अगर हम देखें तो ये बेस जो है वो दोनों की सेम है, पावरें डिफरेंट है। इसकी पावर 1 है हमारे पास, और इसकी पावर हमारे पास 1/2 है। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जो है वो जी यूनिट वेक्टर भी होगा। तो क्योंकि बेसें सेम होने की वजह से हम पावरों को ऐड कर सकते हैं, तो हम जो है वो इसको लिख सकते हैं EZ इक्वल है 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QZ ओवर d स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हमारे पास आएगा z स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर, क्योंकि पावर ऐड होंगी तो 1 प्लस 1/2 हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास z यूनिट वेक्टर होगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो EZ हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 QZ z स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर, और इस होल की पावर हमारे पास आ जाएगी 3/2, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो z यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इन दो चार्जेस की वजह से हमारे पास जो है वो इस पॉइंट पे ई फील्ड जो आया है वो टुवर्ड्स z एक्सिस आया है, और उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास इस इक्वेशन से हम इसको लिख सकते हैं। तो हम इसको इक्वेशन नंबर ए कह देते हैं। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस लेंगे, इसको हम केस 1 कह देते हैं। वो क्या होगा कि अगर इफ z is very greater than d, then d हमारे पास जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 होगा। अब इसका क्या मतलब है कि अगर इधर हमने z इस पॉइंट z के ऊपर इन दो चार्जेस की वजह से ई फील्ड फाइंड किया था, अगर हम इसको उठा के z पॉइंट को यहाँ पे ले आए या इससे भी काफी ऊपर ले जाएं, हम इतना ऊपर ले जाएं कि ये जो हमारे पास z पॉइंट है इसकी वजह से हमें ये जो डिस्टेंस d जो है, जो कि बज़ाहिर हमें इधर काफी ज्यादा नजर आ रहा है, ये वैसे बहुत कम है, ये डिस्टेंस z की वजह से ये अप्रोक्सीमेट d जो है ये 0 हो जाए। तो उस केस में ये जो हमारे पास टू चार्जेस हैं एक सिंगल चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे, और उसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है वो 2q के इक्वल होगी। तो इस केस में हम देखेंगे कि हमारे पास ई फील्ड जो है होगा तो हमारे पास z एक्सिस स्केल होंगी, लेकिन हम देखेंगे कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या है। तो हम क्या करेंगे,
हम इसको जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास ई जी जो है वो इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q जी ओवर जी स्केयर प्लस डी, क्योंकि अब 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा जी 0/2 स्केयर होल की पावर 3/2 इंटू जी यूनिट वेक्टर। अब ये टर्म हमारे पास जो है वो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ई जी जो है वो इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q जी ओवर जी स्केयर 3/2 इंटू जी यूनिट वेक्टर। अब ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास जो है वो ई जी जो है वो इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q जी ओवर जी क्यूब, और ये इससे हमारे पास जो है वो एक कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q ओवर जी स्केयर। यहाँ पे हम जो है वो डायरेक्शन को ज़रूर लिखेंगे, तो ई जी हमारे पास जो है वो रिड्यूस हो जाएगी बाय फैक्टर जी। तो ये हमारे पास जो है वो ई जी की मैग्नीट्यूड आएगी जब दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस जो है वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0 या 0 हो जाए।